Good morning, everyone. Let's start second chapter of history from trade to territory. We are on page 18. Yesterday we have done with war with the Marathas. Today we will start the claim of paramountcy. It is clear from the above that the early 19th century the company pursued an aggressive policy on territorial एक्सपेंशन. अब जो है कंपनी ने ऊपर के जो हमने जितना भी पढ़ा तो क्लियर हो गया कि नाउ कंपनी जो है अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करना चाहती थी, उसके लिए उसने एग्रेसिव पॉलिसी जो है अपना ली. और ये बात है अर्ली 19th सेंचुरी की. तो अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स, उस वक्त जो है लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है वहाँ के गवर्नर जनरल थे इंडिया के, और उन्होंने 1813 से 1823 तक इस पोस्ट को संभाला. उन्होंने अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी वॉज इनिशिएटेड. और ये जो पैरामाउंटेसी की न्यू पॉलिसी है ये लॉर्ड हेस्टिंग्स ने इंट्रोड्यूस करवाई. ये आपका इंटरनल भी हो सकता है. हु इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी, देन द आंसर विल बी लॉर्ड हेस्टिंग्स. नाउ कंपनी वॉज क्लेम्ड दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम. पैरामाउंटेसी का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है सुप्रीम, सर्वोच्च. तो अब कंपनी ये दावा करती थी कि जो अथॉरिटी है कंपनी की वो सुप्रीम है, सबसे ऊंची है. हैंस इट्स पावर वॉज ग्रेटर दैन दैट ऑफ इंडियन स्टेट्स. और जो उसकी पावर है वो इंडियन स्टेट से सबसे ज़्यादा है. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट, अगर उसको अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी इंडियन किंगडम को अपने कंट्रोल में लेना होता है, अनेक्स करना होता है, या फिर अनेक्सिंग की जो है धमकी देता है वो, तो वो उसको जस्टिफाई कर रहा है उसको, उसके लिए वो ठीक है. अकॉर्डिंग टू कंपनी जो वो है वो एवर राइट है. दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल. और ये जो व्यू था, ये जो उनका नज़रिया था कि वो सर्वोच्च हैं, इसकी वजह से जो बाद की जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ बनी हैं वो उसी के ही अकॉर्डिंग बनी हैं. दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड. ये पैरामाउंटेसी का जो प्रोसेस था ये अनचैलेंज नहीं गया. इनको बहुत सारे जो है चैलेंज का सामना करना पड़ा, विद्रोह का सामना करना पड़ा. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द ब्रिटिश ट्राई टू अनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ कित्तूर इन कर्नाटका टुडे, जो आज कर्नाटका में एक छोटा सा स्टेट है कित्तूर, तो उसको जो है अनेक्स करने की जब उन्होंने कोशिश की तो रानी चन्नम्मा टुक टू आर्म्स. रानी चन्नम्मा ने हथियार उठा लिए और लेड टू एन एंटी ब्रिटिश रेसिस्टेंस मूवमेंट, और अंग्रेज़ों के खिलाफ एक रेसिस्टेंस मूवमेंट जो है शुरू किया. शी वॉज अरेस्टेड इन 1824. 1824 में उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और वो 1829 में प्रिजन में, जेल में ही मर जाती है. परंतु रयाना, अ पुअर चौकीदार ऑफ संगोली इन कित्तूर, कित्तूर के जो संगोली का एक पुअर गरीब चौकीदार था रयाना, उसने इस रेसिस्टेंस को जो है जारी रखा. विद पॉपुलर सपोर्ट, उसके पास कॉमन लोगों का पूरा सपोर्ट था, तो उनके सपोर्ट की हेल्प से ही डिस्ट्रॉयड मैनी ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स. उसे बहुत सारे ब्रिटिश कैंप्स और रिपोर्ट्स जो हैं डिस्ट्रॉय कर दिए. और उसके साथ क्या हुआ कि वो स्कॉट, उसको पकड़ लिया गया एंड हैंड बाय ब्रिटिश इन 1830. और 1830 में अंग्रेज़ों ने उसको भी फांसी पे लटका दिया. यू विल रीड मोर अबाउट सेवरल केसेस. ऐसे आप बहुत सारे केसेस पढ़ेंगे ऑफ रेसिस्टेंस, विरोध के, लेकिन इस बुक में बाद में. इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरिड अबाउट रशिया. 1830s की लास्ट में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को रशिया से डर लगने लगा. उसने इमेजिन किया दैट रशिया माइट एक्सपेंड अक्रॉस एशिया, कि रशिया जो है कहीं अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करते हुए एशिया के पार ना एशिया की तरफ ना आ जाए, एंड एंटर इंडिया फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट, और इंडिया में एंटर ना कर जाए, कहाँ से? नॉर्थ वेस्ट से. ड्राइवन बाय दिस फियर, इस डर के मारे द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर नॉर्थ वेस्ट. अब जो है ब्रिटिश अपना कंट्रोल जो है सिक्योर करना चाहती थी नॉर्थ वेस्ट में. तो उन्होंने क्या किया? देखो, दे फोर्ट अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद अफगानिस्तान. आपने मैप में देखा होगा कि इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में कौन आता है? अफगानिस्तान आता है. तो उन्होंने अफगानिस्तान के साथ एक लंबा युद्ध लड़ा विद बिटवीन 1838 से लेकर 1842, एंड एस्टेब्लिश्ड इनडायरेक्ट कंपनी रूल दे. और वहाँ पे इनडायरेक्ट कंपनी रूल एस्टैब्लिश कर दिया. उसके बाद जो है 1843 में उन्होंने सिंध के ऊपर जो है कंट्रोल कर दिया. नेक्स्ट इन द लाइन, नेक्स्ट उनकी लिस्ट में नाम था पंजाब का, बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी. महाराजा रंजीत सिंह ने कंपनी को आगे बढ़ने ही नहीं दिया. आफ्टर हिज डेथ इन 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है, एंड टू प्रोलॉन्ग्ड वॉर्स वर फॉट विद द सिख किंगडम. और
जो सिख किंगडम के साथ दो लंबे युद्ध लड़े जाते हैं और अल्टीमेटली 1849 में पंजाब वॉज अनेक्स्ड. इट कैन बी योर इंटरनल कि व्हेन पंजाब वॉज अनेक्स्ड, इट द आंसर इज 1849. Now the doctrine of lapse, it is a very important question. इसमें भी एक इंटरनल है. Who introduced the doctrine of lapse? The answer is Lord Dalhousie. The final wave of annexations occurred under Lord Dalhousie, who was the Governor General from 1848 to 1856. ये 1848 से 1856 तक जो है इंडिया में गवर्नर जनरल रहे. तो इन्होंने इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया ताकि जो है और भी अनजस्ट पॉलिसीज़ बनाकर, ये भी एक अनजस्ट पॉलिसी थी और इलीगल पॉलिसी थी जिसके ज़रिए उन्होंने बहुत सारे स्टेट्स को, इंडियन स्टेट्स को जो है अपने कंट्रोल में ले लिया. ही डिवाइज्ड अ पॉलिसी, उन्होंने एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया दैट केम टू बी नॉन एज द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. व्हाट इज़ द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? क्या है ये? इसमें क्या है कि द डॉक्ट्राइन डिक्लेयर्ड, इस पॉलिसी में ये डिक्लेयर किया गया दैट इफ एन इंडियन रूलर डाइड विदाउट अ मेल हायर, हिज किंगडम वुड बी लैप्स. अगर कोई इंडियन रूलर बिना बेटे के, बिना वारिस के मर जाता है तो उसका जो किंगडम है वो लैप्स हो जाएगा. दैट इज़ बिकम पार्ट ऑफ कंपनी टेरिटरी, और वो ऑटोमेटिकली जो है कंपनी के टेरिटरी का पार्ट बन जाएगा. वन किंगडम आफ्टर अनदर, एक के बाद एक किंगडम जो है इस पॉलिसी के अंडर जो है उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिए. कौन कौन से किंगडम से? वो सतारा 1848 में, संबलपुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में एंड झांसी 1854 में. वन थिंग आई वांट टू क्लियर कि अगर राजा ने कोई सन अडॉप्ट भी किया होता था तो भी कंपनी उसको कंसीडर नहीं करती थी. तो झांसी की रानी ने भी बेटा गोद लिया हुआ था तो उन्होंने इसको कंसीडर नहीं किया. फाइनली इन 1856 द कंपनी ऑल्सो टुक ओवर, अवध को भी उन्होंने जो है अपने कंट्रोल में ले लिया 1856 में. दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन एडेड आर्ग्यूमेंट, लेकिन इसमें क्या था, उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट ऐड किया क्योंकि अवध में जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज नॉट वर्किंग. दे सेड दैट दे वर ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी, कि ये उनका कर्तव्य है टू टेक ओवर अवध, कि अवध के ऊपर कंट्रोल कर लें. क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू कंपनी ने जो है इल्ज़ाम लगाया था कि अवध का नवाब अच्छे से गवर्न नहीं कर रहा है अपने किंगडम को और लोग सफ़र कर रहे हैं. लोगों को उनके सफ़र से, उनकी मुसीबतों से मुक्ति दिलाना वो अंग्रेज़ों की ड्यूटी है. In order to free the people from the misgovernment of the Nawab, enraged by humiliating way in which the Nawab was deposed, the people of Awadh joined the great revolt that broke out in 1857. तो जो वहाँ के लोग थे अवध के, उन लोगों को बहुत गुस्सा आया जिस हिसाब से उन्होंने नवाब को हटा दिया और अवध को अपने कंट्रोल में ले लिया. तो अवध के लोगों ने 1857 में जो ग्रेट रिवोल्ट हुआ था उसमें बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया. Now, setting up a new administration. See, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये गवर्नर जनरल रह चुके हैं फ्रॉम 1773 से 1785 तक. was one of the many important figures who played a significant role in the expansion of company power. इन्होंने भी कंपनी की पावर को एक्सपेंड करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और एक इम्पॉर्टेंट फिगर के रूप में सामने आए. By his time, the company had acquired power not only in Bengal but also in Bombay and Madras. अब तक जो है कंपनी ने, इनके टाइम तक कंपनी ने सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि बॉम्बे और मद्रास में भी अपनी पावर एस्टेब्लिश कर ली थी. ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स. तो ये यूनिट्स कॉल्ड प्रेसिडेंसीज. इट कैन बी योर इंटरनल्स कि जो ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल्ड डैश. आंसर इज प्रेसिडेंसीज. There were three presidencies. कौन कौन सी थी three presidencies? It can also be your internal, Bengal, Madras and Bombay. Each was ruled by a governor. तो हर एक प्रेसिडेंसी में गवर्नर को अपॉइंट किया गया. बट द सुप्रीम हेड कौन था एडमिनिस्ट्रेशन का? गवर्नर जनरल. कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था उस वक्त. वॉरेन हेस्टिंग्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स. उसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार किए, नोटेबली इन द स्फेयर ऑफ जस्टिस. कहाँ पर? जस्टिस के एरिया में, कि कोर्ट्स के एरिया में, कि अदालतों की उसमें. फ्रॉम 1772 अ न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस वॉज एस्टेब्लिश्ड. एक नया जो है सिस्टम जस्टिस का एस्टेब्लिश किया गया 1772 में. ईच डिस्ट्रिक्ट को वहाँ पर 2 कोर्ट्स उन्होंने बना दी.
एक क्रिमिनल कोर्ट जिसको फौजदारी अदालत भी कहा जाता था, एक सिविल कोर्ट जिसको दीवानी अदालत भी कहा जाता था. मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स. तो जो मौलवीज थे और हिंदू पंडित थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडियन लॉज के बारे में उनको व्याख्या की, उनको बताया कि इनको यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को, जो क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स थे वो तो यूरोपियंस थे ना, इसीलिए उनको बताया कि हमारे कौन से कानून हैं. हु प्रिसाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स, जो सिविल कोर्ट्स चला रहे थे. द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर अ काजी एंड अ मुफ्ती. जो सिविल कोर्ट थे वो अभी भी काजी और क्रिमिनल कोर्ट थे वो अभी भी काजी और मुफ्ती के अंडर थे, बट अंडर द सुपरविजन ऑफ कलेक्टर्स. लेकिन ये जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स थे इनके सुपरविजन में. सी वट इज़ काजी. काजी होता है जज और मुफ्ती होता है अ ज्यूरिस्ट, यानी कि एक मेंबर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी, अ ज्यूरिस्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सपाउंडिंग द लॉ दैट काजी वुड एडमिनिस्टर. तो वो उस जो है लॉ की व्याख्या करता था, उसको एक्सप्लेन करता था, और उसके द्वारा एक्सप्लेन किए गए जो कानून के हिसाब से ही जो काजी था वो जजमेंट करता था. So this was the chapter not completed. It is uh, we have done with the page 21. Okay, I think you understand. If there is any problem, you can call me. Thank you.